अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम समझ लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, क्योंकि 1.2 में हमने सिर्फ यही बताना है कि जो मैट्रिसेस यूज हुई है वो किस टाइप की है, बस यही हमने बताना है। यानी रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, इस तरह के बस नाम्स बताने हैं, इन उनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक हो गया। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? हमने रोज तो पढ़ी है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो एंट्रीज होती हैं उसको रोज कहा जाता है। अब ये रो मैट्रिक्स कहाँ से आ गई, मतलब ये कहाँ से डिराइव हुई है? तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन किस तरह से है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी एक मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको हम रो मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर उसमें सिर्फ वन रोज हो, यानी एक रो हो, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, आपके पास रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 4 -7। ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। तो अब इसमें देख लें, इसमें एक रो है, ठीक है, और इसमें कॉलम कितनी है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर जो है आपके पास वो ये है कि 1/3। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर देख लें ए मैट्रिक्स हम या बी मैट्रिक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 एंड 4 लिख लेते हैं, चले। तो अब इसमें देखें, इसमें भी एक रो है और दो कॉलम्स है। ठीक हो गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो हो और एक से ज्यादा कॉलम्स हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह से रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन है बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती इसकी कॉलम्स की भी डिफिनेशन है, तो उसको भी रीड कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब जिस तरह से रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन है हूबहू, मतलब उससे मिलती जुलती ही है। तो ये क्या होगी कि अ मैट्रिक्स is called column matrix if it has only one column। ठीक हो गया। तो जिस तरह से रो मैट्रिक्स हमने बात की थी कि अगर कोई आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही रो है और एक से ज्यादा कॉलम है, तो हम कहते हैं उसको रो मैट्रिक्स। और अगर ऐसी कॉलम जिसके अंदर एक कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और मोर देन वन कॉलम रोज हो उसके अंदर, तो हम कहेंगे उसको कि वो क्या है, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 5। अब इसमें जरा देखिए, इसमें कितनी रोज है, 1 2 एंड 3 रोज हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या है आपके पास, वन कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो और मोर देन वन रोज हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल सी से चले रिप्रेजेंट कर लेते हैं 7 एंड 9। तो अब इसके अंदर देख लें, इसमें भी आपके पास क्या है, 1 एंड 2 रोज हैं और इसमें भी वन कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स कहलाई जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। थर्ड टाइप है इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर शेप हमने पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है? ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है लेंथ में, और दूसरी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है लेंथ के अंदर। ठीक हो गया। तो ऐसी शेप्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी डिफिनेशन होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, वो इस तरह से होगी कि अब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हम ए बी सी कोई भी नाम लिख रहे हैं, is called rectangular matrix if the number of rows of that matrix is not equal to the number of columns। यानी अगर नंबर ऑफ रोज जो है किसी भी इस मैट्रिक्स, हम यहाँ पे चले बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। मैट्रिक्स
A is called rectangular matrix. मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, ए को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर क्या कंडीशन हो, इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है अगर वो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या रेक्टेंगुलर सिर्फ लिखे तो भी ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर किसी मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं कि उसका ऑर्डर सेम नहीं है, सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है उसके वो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स क्या आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रोज और कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ी है ना, वो भी समझे कि इसी की ही एग्जाम्पल में आ सकती है। ठीक हो गया ना, वो मैं अभी रीजन देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाए कि हाँ वाकई ये तो हो सकता है इस तरह से। तो ये समझ लें कि एक मैट्रिक्स चले एम लिख लेते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 3 7 9 4 0, हम कोई भी मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास क्या है, 1 रो, सेकेंड रो, 2 रोज एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो देखें इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या है, वो इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, चले ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 4 5 6 9 3। इसमें देखें तो इसमें क्या है 1 2 3 रोज हैं और इसमें क्या है 2 कॉलम्स है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी देखें तो वो भी इसी से मिलती जुलती है। अगर बी में हमें चले ये लिख लेता हूँ 1 4 5। अब इसमें देखें इसमें क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है। हम रो मैट्रिक्स की बात करें कि ये रो मैट्रिक्स होगी, लेकिन यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर की कंडीशन देखें तो उसमें ये था कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके पास, उसी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और हम एक और मैट्रिक्स चले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 1 7 5। तो इसमें भी देखें इसमें क्या है आपके पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स है। सो इसमें भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपके पास वो जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स थी वो भी आपके पास क्या बन गई है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी उसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसकी वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर अपने नाम से जाहिर है, स्क्वायर को अगर देखा जाए तो वो ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लेते हैं। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to the number of column। यानी पीछे मैंने जिस तरह साइड्स की बताया ना, अभी स्क्वायर के साइड्स का यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पे x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये इनकी सारी साइड जो लेंथ में वो इक्वल होती हैं। तो इसकी डिफिनीशन भी उसी से मिलती जुलती है कि a matrix is called square matrix if, अगर कंडीशन क्या है, इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर उसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या हो वो इक्वल होता है, इसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 4 5 7 9 3 2 4 एंड -1। तब इसमें देखें इसमें 1 2 एंड 3 रोज हैं और उसके अलावा इसमें क्या है 3 कॉलम्स है। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल आ गए, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 5 एंड 9। तो यहाँ पे देखें इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। सो ये भी आपके पास क्या बन गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है। सो बस सिंपल ये याद रखना कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो अपने नाम से ही जाहिर है, नल और
जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो क्या हो, जीरो हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स ए बी सी डी कोई भी आप नाम लिखते हैं। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो इफ, अगर कंडीशन क्या है, इफ each of its entries are zero। अगर उसमें तमाम एंट्री जीरो लिखी हुई है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो ये तो हमें नाम से पता चल गया कि नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। यहाँ पे देख लें 0 0 0 0 ये हो गई है। उसके अलावा दूसरी लिख लेते हैं 0 0 0, कोई भी वो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो स्क्वायर शेप में है। उसके अलावा वो आपके पास, चलें ये लिख लेते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स भी आ जाती हैं। दो एलिमेंट चले लिख लेते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये आ गई यहाँ पे, तो ये भी आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट यानी एक ही जीरो लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल अल्फाज में समझा दूं कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर उसमें हम रोज की चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज करते हैं रोज के अंदर, यानी रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इसको इस तरह समझ ले कि इफ रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज तो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिनीशन भी इस तरह से है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। जिस मैंने अभी बताया कि रोज कॉलम और कॉलम रोज में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैं डिफिनीशन भी चले लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना, यानी आप जब उसमें वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप वो मैट्रिक्स जो वो हासिल करेंगे। ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज of a matrix is called transpose of that matrix। ठीक है ना। और इसकी नोटेशन क्या होगी, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वैसे तो हमने बाकी मैट्रिक्स में कोई खास नोटेशन नहीं थी, बस सिर्फ ए बी सी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इफ, अगर हम देखते हैं कि इफ M is a matrix then its transpose is denoted by MT, यानी हल्का सा छोटा सा टी लिख देंगे एम के ऊपर। तो हम कोई भी ए बी सी डी कोई भी गिवन है और उसके ऊपर छोटा सा टी लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं दोबारा समझा दूं कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ एम इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय एम पावर टी। अब इसके थोड़ी एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स एम गिवन है जो कि लिखा हुआ है 1 4 7 9 3 2 1 5 4। ठीक हो गया। अभी ध्यान से देखिएगा, हम इसके ऊपर क्या करने लगे हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करने लगे हैं। सो एम टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज, चले अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा। देखें ये आपके पास क्या है, रो में लिखा हुआ है 1 4 एंड 7, ये आ जाएगा 1 4 एंड 7, ये बन गया। फिर देखें 9 3 एंड 2 रो की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा 9 3 एंड 2। फिर ये देखें ये लिखा हुआ है 1 5 एंड 4 तो ये हो जाएगा 1 5 एंड 4। तो ये बन गया आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एम। एम मैट्रिक्स गिवन था 1 4 7 9 3 2 1 5 4। सो ये चेंज होकर क्या बन गया, एम पावर टी। टी मैंने बता दी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। सो अब ये बन जाएगा 1 4 7। ये देखें ये आपके पास क्या था, रो की फॉर्म में था, अभी चेंज हो गया है कॉलम की फॉर्म में। फिर यहाँ पे देख लें 9 3 एंड 2 तो ये चेंज हो गया है
कॉलम की फॉर्म में, और यहाँ पे 154 ये भी चेंज हो गया है कॉलम की फॉर्म में। अच्छा, ऊपर एक और बात भी लिखी हुई थी कि कॉलम चेंज इनटू रोज, तो इसका क्या मतलब था? अब देखें इस कॉलम को देख लें, अगर इस कॉलम के हिसाब से हम इसको समझ लें तो इसमें देखें 191 लिखा हुआ है कॉलम की फॉर्म में, और यहाँ पे देखें तो ये चेंज हो गया 19 एंड 1, यानी कॉलम भी चेंज हो गई, यानी कॉलम के हिसाब से देखें या रोज के हिसाब से देखें वो चेंज, एक ही चीज चेंज हो रही है। ठीक हो गया? सो आपको लगेगा इस तरह से कि रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है और कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो गई है। सो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। चलें एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे चले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 3 एंड 5। ठीक हो गया? सो ए मैट्रिक्स का इसका जब लेंगे तो ये बन जाएगा 3 एंड 5। अब देखें ये क्या था, इसमें एक कॉलम थी तो वो कॉलम जो है वो सिंपल आ गई है 3 एंड 5 फॉर्म में, तो ये चेंज हो गई है। फिर उसके बाद अगर इसमें देखें इसमें कितनी थी, 1 एंड 2 रोज थी, अब इसमें एक रो बन गई, यानी वो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप सॉल्व करते हैं जो कि आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया? नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? जिस तरह हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिस तरह +4 है तो उसका नेगेटिव जो है वो -4 है, इस तरह हर मैट्रिक्स का भी नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। तो वो बहुत इजी है, बस देख के आपको पहले समझ जाना है कि अच्छा ये तो सिर्फ इतना सही काम करना है हमने। अब वो है क्या, वो ये है कि लेट M बी अ मैट्रिक्स। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो M के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम क्या करें उसको, उसका जो नेगेटिव होगा वो इस तरह हासिल करेंगे -a, जिस तरह देखें यहाँ पे +4 है तो इसका -4 है, इस तरह यहाँ पे m है तो इसका -m होगा। इस तरह बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ m, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी एंट्रीज हैं उन तमाम एंट्रीज के अगर हम साइन चेंज कर दें, यानी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव कर दें, तो फिर हम कहेंगे कि वो तमाम मैट्रिक्स के साइन चेंज होने के बाद वो मैट्रिक्स अब क्या बन गई है, वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन गई है। मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये देखें M मैट्रिक्स लिखी हुई है -1 2 3 एंड 4। अब मैंने यहाँ पे -m लिखा है तो ये हो जाएगा -+1, ये +2 है तो -2 हो गया, +3 है -3 हो गया, +4 है -4 हो गया। बस इतना सही काम है कि नेगेटिव मैट्रिक्स में ये करना होगा कि जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप जो है इसकी वो है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो उसका रिलेशन जो है वो ट्रांसपोज के साथ है, जो मैंने अभी से पहले करवा दिया है, तो वो भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब देखें यहाँ पे कंडीशन जो आपके पास आ गई है स्क्वायर मैट्रिक्स की। इससे पहले जितनी भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी हैं उसमें किसी में ये नहीं लिखा हुआ था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या इस तरह कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो और उसके हिसाब से आपको बताया गया हो, तो ऐसा कोई भी नहीं था, किसी मैट्रिक्स में नहीं बताया गया। लेकिन इस मैट्रिक्स में हमें क्या कहा जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसका आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स की बात हो रही है। इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर हम मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन वो उसी के ही इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे वो क्या आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गया? मैंने 2 एग्जांपल लिखी है, एक एग्जांपल यह है कि वो सिमेट्रिक नहीं है और दूसरी एग्जांपल जो है वो सिमेट्रिक की है, तो मैं दोनों को समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ। पहले मैं चले आपको सिमेट्रिक वाला करवा देता हूँ। ये M मैट्रिक्स है जो कि लिखा हुआ है 1 3 3 एंड 4। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने के बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा 1, ये जो आपके पास रो है ये चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर और ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर। सो ये बन गया 1 3 3 एंड 4। देखें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी आपके पास किसके इक्वल हो गया, M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या हो गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है M जो है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो उसमें देख रहे हैं यहाँ पे M मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके पास, तो 2 1 3 -1 2 एंड 2 3 1 एंड 3 ये वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें ये 2 1 एंड 3, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये लिखी हुई है रो में, ये चेंज हो गई कॉलम के अंदर। फिर ये लिखा हुआ है आपके पास रो में, ये चेंज है कॉलम में, -1 2 एंड 3। फिर ये लिखा हुआ है 3 1 3, तो ये चेंज होगा 3 1 एंड 3 हो जाएगा।
अब देखें इसमें बहुत से ऐसे डिजिट्स हैं जिसकी वजह से ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक नहीं है, वो कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है -1, तो एक कंडीशन मतलब एक वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एक दूसरी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तीसरी वैल्यू हो गई। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी एक और भी कंडीशन है जिसमें क्या है आपके पास वो चेंज है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये इस वजूहात की वजह से, मतलब इन बातों की वजह से क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी इसी के साथ रिलेटेड है, बहुत इजी है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, यानी नेगेटिव है। अगर उसका ट्रांसपोज है उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एम मैंने लिखा हुआ है, अब इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 0 2 एंड 3, ये जो है ये रो चेंज हो गई कॉलम में। फिर लिखा हुआ है -2 0 1, ये चेंज हो गई कॉलम के अंदर। फिर लिखा हुआ है -3 -1 0, ये हो गया। अब देखें अगर इसमें से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो ये अब आपके पास बन जाएगा 0, ये -2 +2 बन जाएगा, -3 +3 बन जाएगा, +2 -2 एंड -3। 0 के साथ कोई साइन नहीं है तो ऐसे तेज रहेगा, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। अब जरा इसको देखें और इसको देखें, इन दोनों की वैल्यूज अगेन क्या हो गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m। तो ये अब आपके पास क्या बन गई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो है 10 डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास डिफिनीशन ये है, A square matrix M is called diagonal matrix। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं if at least any one of the entries of its diagonal is non zero, यानी एक डायगोनल इस तरह से हो जिसकी एंट्रीज क्या हो नॉन जीरो हो, और बाकी फिर क्या करें एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और उसके अलावा जितने भी नंबर लिखे हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि ये है क्या, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो एंट्रीज है ना ये डायगोनल की, ये आपके पास होंगी नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता इन तमाम वैल्यूज में, क्योंकि फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके अलावा जो एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या होंगी आपके पास वो जीरो होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, ये इस एग्जांपल में देख लें, एक जीरो लिखा हुआ है, बाकी दो वैल्यूज लिखी हुई है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें सारी वैल्यू जीरो नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही डिजिट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपके पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो ऊपर हमने बात की है वो स्केलर मैट्रिक्स होगी अगर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो अगर सारी एक जैसी हो, जिस तरह से यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 एंड 4, अगर यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो जाए यानी सारी वैल्यूज में एक ही वैल्यू लिखी हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखें के लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है और के लिखा हुआ है, बाकी सब वैल्यूज क्या है जीरो है। के वैसे एक कांस्टेंट नंबर यानी के की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी कि 0 और 1 नहीं हो सकता, 0 हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी और 1 आ गया तो वो एक और मैट्रिक्स है जो कभी हम पढ़ने लगे आइडेंटिटी, तो वो बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। लास्ट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो नाम है इसके, तो आपने दोनों याद रखना है, कोई भी यूज हो सकता है। अच्छा जी, इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर क्या हो आपके पास 1 लिखा हो, उसके डायगोनल एंट्रीज के अंदर क्या हो 1 लिखा हो, तो हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल देख लें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इन तमाम वैल्यूज में 1 लिखा हुआ है, ये 1 ये 1। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है i3 के साथ i2 के साथ, यानी अगर 2/2 है तो वो होगा i2 और 3/3 है तो वो होगा i3 होगा। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 2/2 है तो i2 है और 3/3 है तो i3 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रिप्रेजेंटेशन है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो उसके पहले दो सवाल जो हम बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में पेपर पे ही आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है।
फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी का पूछ रहे हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये चार मैट्रिक्स का पूछा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें एक रो हो, एटलीस्ट वन रो एंड मोर देन वन कॉलम्स, तो उसे क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, सी को देख लें तो इसमें क्या है, मोर देन वन रोज एंड वन कॉलम है, इसमें एटलीस्ट वन कॉलम, तो ये क्या आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसको देखने डी को, तो अभी मैंने पढ़ा है कि 1001 क्या होता है आपके पास, डायगोनल की एंट्रीज वन हो तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपके पास आइडेंटिटी, यानी यूनिट या आइडेंटिटी इसको कह सकते हैं। जीरो लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही डिजिट है और जीरो लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपके पास, ये भी नल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखें इसके अंदर ये भी आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है। बस इसमें इतना ही बताना था। अब देखें एक्सरसाइज के अंदर आपसे पूछा ये गया है और आपने अगर इसकी टाइप्स नहीं पढ़ी तो आपको समझ ही नहीं आएगी कौन सी चीज कैसे लिखनी है। नेक्स्ट है स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये 5-6 पूछी है इस दफा। अब देखें इसमें यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखना इसमें अगेन एक कॉलम है, मोर देन वन रोज है, तो ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स हो गई आपके पास। यहाँ पे देखने इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे देखने ये हो गया आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसको देखना इसमें क्या है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो ये भी आपके पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इसमें देखना इसमें एक रो है और मोर देन वन कॉलम्स है, तो ये आपके पास हो गई रो मैट्रिक्स। इसको देखना तो ये भी आपके पास क्या हो गई है, कॉलम मैट्रिक्स हो गई है। इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो ये आपके पास क्या हो गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और इसके तमाम एंट्री जीरो है, चूंकि है नजर तो आ रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन तमाम एंट्री जीरो है, जिसकी वजह से क्या है आपके पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है वो और उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम पेपर पे ही सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ये भी सेम क्वेश्चन 1-2 की तरह ही है, लेकिन बुक पे चूंकि जगह कम थी तो वहां पे सिंप्लीफाई नहीं हो सक रहा था। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे लिखने की स्पेस ही नहीं छोड़ा था उन्होंने। यहीं पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 and 4। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा है कि अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक जैसी हो, तो हम क्या कहते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो है 1 ए वाली वो आपके पास क्या हो गई है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे बी को देखना है तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट लिखी हुई है डायगोनल की वैल्यूज। तो ये आपके पास क्या हो गई है, ये आपके पास हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है सी वाला, तो सी के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, डायगोनल एंट्रीज में 1 लिखा हुआ है। दोनों जगह पे देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लग रही है क्या, यूनिट या आइडेंटिटी दोनों 1 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास हो गई यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें देख लें इसमें भी दोनों क्या है, डिफरेंट लिखे हुए हैं। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो इसका ऊपर ही लिखा मैं मेंशन कर देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों टाइप्स हो गई। अच्छा जी, ई वाला देखना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3 से 2 0 0 एंड 1 + 1 2। तो ये देखना दोनों की वैल्यूज क्या आ गई हैं, आपके पास सेम आ गई हैं। तो वो क्या होती है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स होती है। ठीक हो गया, स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो सेम होती है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी एंड ई। ठीक हो गया, ए से लेकर ई तक मैट्रिसेस गिवन है जिसके हमने नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो ये ए है, इसका नेगेटिव ऑफ ए जो है वो बन जाएगा, अभी बताया था कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव में और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा -1 0 एंड +1। बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक हो गया, देख लें -1 0 एंड +1। तो ये आपके पास क्या हो गई, नेगेटिव ऑफ ए आ गया। फिर उसके बाद -b जो है वो देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा -3 +1 -2 एंड -1। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ गया। फिर सी वाला देख लें तो इसका क्या होगा, -c। तो ये देखें सारे पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 -3 -2, यानी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाकी 2 पार्ट हैं, ये ए बी और सी सॉल्व है। डी और ई को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो आपके पास आ गया डी, यहाँ पे
माइनस डी इज इक्वल टू -3 है +3 हो जाएगा, -2 +4 एंड -5। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। फिर ई लिखा हुआ है तो माइनस ई जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 +5 -2 एंड -3। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज अभी बताया था कि रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज होते तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज कहा जाता है। सो ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 -2, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 1 एंड -6। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सी मैट्रिक्स है तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखें ये 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, और ये हो गया आपके पास क्या है, कॉलम है, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया यहाँ पे। फिर ये दूसरी कॉलम है 2 -1 0, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, इसको इस कॉलम को चेंज कर दिया रो के अंदर, तो ये आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, डी मैट्रिक्स है, उसमें देख रहे हैं डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 3 5, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ई का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 -4 3 एंड 5, ये इसका आंसर आ गया। एफ का ट्रांसपोज ले लें, एफ का ट्रांसपोज लें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 3 2 एंड 4, तो ये इसका आंसर आ गया। बस इसमें इतना ही सिंप्लीफाई करना था। लास्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट इफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज गिवन है और हमें क्या कहा जा रहा है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यानी ए मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज ले फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले तो वो कह रहे हैं कि वो दोबारा ए के ही इक्वल आएगा, यानी इसी के इक्वल आएगा। इस तरह बी का एक दफा ट्रांसपोज ले और दोबारा ट्रांसपोज ले तो बी के ही इक्वल आता है। सो वो हम देख लेते हैं कि ये कैसे इक्वल आता है। चलिए जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 में लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये हमने प्रूव करना है कि क्या वाकई इसके इक्वल आता है। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन क्या, हमें ए की वैल्यू गिवन है जो कि कुछ इस तरह से है, आपके पास ए की वैल्यू है 1 2 0 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक दफा ट्रांसपोज दे देते हैं। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 0 2 एंड 1, ये आपके पास क्या हो गया, 1 टाइम ट्रांसपोज लेने से इस तरह से आ गया। अच्छा जी, अब इसका कह रहे हैं कि इसी ट्रांसपोज का दोबारा, यानी इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले। सो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपके पास दोबारा बन जाएगा 1 2 0 1। तो ये तो अगर इसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गई। सो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो बी वाला देख लेते हैं, वो है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है। सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है ना, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सो गिवन दैट पहले लिख लेते हैं बी की वैल्यू को, बी आपके पास इक्वल है 1 1 2 एंड 0, 1 1 2 एंड 0। ठीक हो गया। अब इसका एक दफा ट्रांसपोज ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 2 1 0, ये आपके पास आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा से, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 0। ठीक हो गया। अब जरा इसको देखें और इसको देखें, दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं सो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो ये भी आपके पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने लगे हैं, या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, वो है आपके पास 1.3, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हम नंबर्स में एडिशन करते हैं 1 + 1 2 2 + 1 3, या इस तरह से 1 - 1 0, तो इसी तरह से जो मैट्रिसेस है उसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। तो उसके कुछ रूल्स हैं और जो कि आपने याद रखने हैं, उस एक ही रूल है बस उसका, वो हमने याद रखना है, तो वो लाजमी होगा। अगर वो वेरीफाई होते हैं तो फिर वो ऐड हो सकते हैं, अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो हम कहेंगे कि वो ऐड नहीं हो सकता। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।